कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का वक्त हो चला है और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसा मूव रहा है। दरअसल अमेरिका में इस महीने ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है। इस वजह से हमने देखा डॉलर इंडेक्स में फिर से जान आई है, 97 के पार जाता हुआ दिखा और कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 98 के भी पार चला जाए तो उनको यहाँ पर बहुत हैरानी नहीं होगी। इसी वजह से हम देख रहे हैं जितने भी इंटरनेशनल ग्लोबल कमोडिटी बेंचमार्क्स है वहां प्रेशर आया है। कच्चा तेल प्रेशर में आया है। कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई जिसमें OECD की सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दी है और ओपेक की सप्लाई में भी 1 लाख बैरल प्रतिदिन के लिहाज से अक्टूबर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये दोहरी मार पड़ती हुई दिख रही है और इकोनॉमिक वोज अभी भी बरकरार है, खासतौर से चीन की तरफ से जो लगातार खराब आंकड़े आ रहे हैं, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल आउटपुट के हो या फिर रिटेल सेल्स के, सबसे धीमी गति से ये चाल इनकी आगे सरकती हुई दिखाई दे रही है और ये चिंता का सबब है। इस वजह से भी हम कच्चे तेल में, मेटल्स में एक प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा एक बार अगर नजर रुपए पर डाल ले तो यहां पर हमने कुछ कमजोरी आते हुए देखी है, बट ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स जो तीव्र गति से ऊपर जा रहा है उसके चलते रुपया प्रेशर में है। $1 की कीमत 71 रुपए 70 पैसे के पास है। अब कुछ लोअर लेवल से रिकवरी यहां पर दिखाई दे रही है। सोने चांदी की बात करें तो ये भी कुछ कमजोर पड़ता हुआ ही नजर आया है। अब रेट हाइक की संभावनाएं नजर आ रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुस्ती का माहौल बना हुआ है। कल रुपया तगड़ा था, इस वजह से एक दोहरी मार पड़ते हुए हमने देखी थी। हालांकि अधिकतर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साल का अंत होने के लिए 32,000 के इर्द गिर्द हो सकता है। नेचुरल गैस की ओपनिंग 1.5% नीचे दिखाई जा रही है। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि $4 प्रति MMBTU के लेवल को बरकरार रखा है, लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कच्चा तेल अपनी मजबूती बरकरार रखे हुए है। $52 के पास WTI क्रूड को हमने ट्रेड करते हुए देखा है। कल ब्रेंट को हमने 60 के भी नीचे फिसलते हुए देखा था, लेकिन नोटिस करिए कमजोर रुपए का भी सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। तो जो ओपेक सप्लाई कटौती वाली थीम है वो एक अंडरलाइंग फैक्टर बना है और कुशन प्रदान कर रहा है। तो 1.5% की मजबूती वहां। गोल्ड चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है $1240 के इर्द गिर्द कॉमेक्स पर ट्रेड हो रहा है। $5 ऊपर से गवा चुका है सोना, लेकिन घरेलू बाजार को कमजोर रुपए का कुशनिंग इफेक्ट, चांदी में प्रेशर दिखाई दे रहा है। बेस मेटल्स में मिली जुली सी चाल दिख रही है। कॉपर फिर से सुस्त है। निकल में यहां पर एक छोटे दायरे का ट्रेड, हालांकि निकल कल काफी पॉजिटिव था। हरे निशान में हमने इसमें क्लोजिंग 775 के पार देखी थी। लेड और एल्यूमिनियम ये दो कमोडिटीज हैं जहां पर लोअर लेवल से कुछ मामूली सी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा खाने के तेलों पर फोकस करेंगे क्योंकि लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में CPO चढ़ने में कामयाब रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के संकेत अच्छे थे और घरेलू बाजार में कमजोर रुपए का भी सपोर्ट मिला है। सोया तेल में हालांकि थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, 740 के नीचे %0.5% की कमजोरी, लेकिन एक्सपर्ट्स इसमें हर डिप्स पर खरीदारी के लिए अधिकतर एक्सपर्ट्स बुलिश है। तिलहन में आज थोड़ी सी सुस्त चाल दिखाई दे रही है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन बढ़ने के बाद हम ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरसों ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 4,000 रुपए का जो स्तर है वो नीचे नहीं तोड़ा है। ग्वार सीड, ग्वारगम में प्रेशर है। कल इनफैक्ट चौतरफा गिरावट लेकर ही एग्री कमोडिटी मार्केट बंद हुए थे। इक्के दुक्के पॉकेट्स में एक CPO और एक हल्दी, यहां पर हमने कुछ अपसाइड में क्लोजिंग देखी थी, वरना ग्वार सीड, ग्वारगम दोनों में ही प्रेशर बना हुआ है। चना सुस्ती लेकर यहां पर खुला है। कल भी हमने प्रेशर देखा था, 4600 के करीब क्लोजिंग देखी थी, आज भी सुस्त ओपनिंग है। मसालों में फिर से एक प्रेशर का दिन दिखाई दे रहा है। कोरिएंडर 6600 के लेवल को टेस्ट करता हुआ 1% की कमजोरी दिखाई दे रही है। जीरा और प्रेशर में आ गया है और 18,200 के पास नीचे इसमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो इस तरह के मार्केट में आपको कमाई के मौके कहां मिलने वाले, और खासतौर से वीकेंड है तो और सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ आपकी मदद करने के लिए आंध्राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। रविंद्र, अगले हफ्ते अमेरिका में ब्याज दरें की बढ़ोतरी पर नजर रहेगी, बहुत अनसर्टन माहौल है, सोने चांदी में गिरावट है, क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा। आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो है, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट। और गोल्ड के प्राइसेस अगर देखें, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आई थिंक प्राइसेस माइट टेक सपोर्ट समवेयर नियर 1240 1238 इंटरनेशनल में, जहां से हमने ब्रेकआउट देखा था। और अभी हो सकता है कि इवन रुपी में एक नीचे के लेवल पर USD INR में सपोर्ट आए। और चार्ट पे इनफैक्ट रुपी ने काफी अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। अगर 72 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक इट माइट अगेन टेस्ट 72, 50, 73, तो वो गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो आई थिंक एक अच्छा लेवल है गोल्ड में एंट्री करने के लिए।
अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो आई थिंक 31,400 का एक सपोर्ट होगा, उसका स्टॉप लॉस रख के एक बार बाइंग किया जा सकता है 31,700 के टारगेट के लिए। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक 1238 इंटरनेशनल लेवल देखना चाहिए, अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है। ओके, तो मौजूदा स्तरों से और 70-75 रुपए की वीकनेस मिले तब एंट्री बेस्ट है। 31,700 तक का लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन मेटल्स में क्या किया जाए? अमेरिका में तो आंकड़े बड़े खराब आ रहे हैं, हम यहाँ पर नजर टिकाए हुए हैं। ट्रेड टॉक जो कि पॉजिटिव दिशा में जाता दिख रहा है, लेकिन नंबर्स को तो दरकिनार कर नहीं सकते। दो अहम आंकड़े हैं वो बहुत धीमी गति से आगे जा रहे हैं। कैसे ट्रेड किया जाए आज मेटल्स में? नेहा, मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेड टॉक्स का है दैट इज स्टिल अ होप कि इसमें कुछ निकल के आए, लेकिन अभी तक उसमें कोई कॉन्क्रीट कुछ आउटकम नहीं आया है एक्सेप्ट द सोयाबीन डील जो चाइना में हुआ है। अदरवाइज आई थिंक मेटल में कोई मेजर पॉजिटिवनेस नहीं है, तो आई थिंक ये एक रेंज बाउंड मूव में ही रहेगा। कॉपर में 350 से 450 से 430 का एक शॉर्ट टर्म रेंज लग रहा है। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो कॉपर में हमें लग रहा है कि एक बार 435 तक आ सकता है, लेकिन हमारा बेस्ट पिक जिंक होगा, क्योंकि जिंक में ऊपर के लेवल पे काफी सेलिंग प्रेशर दिख रही है। और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 184 तक के टारगेट हमें आज के दिन में देखने मिल सकता है। तो अगर कोई भी उछाला आता है तो एक बार जिंक में शॉर्ट करके चल सकता है। ओके, वंदना जरा बताइए कि कैस्टर में क्या किया जाए? आज सुस्ती, यहाँ पर कल भी हमने सुस्ती देखी 5450 के पास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है। कैस्टर में क्या किया जाए? कैस्टर में मुझे लग रहा है नेहा कि थोड़ा सा डाउनसाइड अभी और रहेगा, और टेक्निकल चार्ट पे भी मुझे ये थोड़ी सी कमजोर लग रही है कमोडिटी। और मुझे लग रहा है कि 5450 के लेवल पे एक बार सेलिंग करनी चाहिए। 5375 का एक टारगेट रख के चलना चाहिए। 5470 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस क्रिएट करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि बाइंग आने से पहले थोड़ा सा करेक्शन अभी और ड्यू है, और कहीं ना कहीं 5300 और 5325 के लेवल पे नेक्स्ट जो फ्रेश बाइंग है वो आना चाहिए। ओके, अच्छा जरा बताइए कॉटन कपास खली में क्या करें? क्योंकि कपास खली का तो पैटर्न काफी बुलिश लग रहा था, लेकिन 1900 के नीचे ये फिसल आई है, और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर 14-15 रुपए नीचे है। क्या ये खरीद का लेवल है? जी नेहा, मुझे लग रहा है कि ये जो कॉटन काउंटर अभी फिलहाल यहाँ पे बेयरिश है, और मुझे लग रहा है कि ये अभी करेक्शन मोड में एक से कम आज रहेगा, और नेक्स्ट वीक ही हम इसमें फिर से लोअर लेवल बाइंग देखने को हमें मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल तो कॉटन ऑयल सीड टेक है, इसमें एक सेलिंग करके ही यहाँ पे चलना चाहिए। और मुझे लग रहा है 1850 से लेके एक 1860 तक का एक टारगेट लेके चलना चाहिए। 1920 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम लोगों ने सुना था कि मार्केट से एक सेंटिमेंट स्पॉट मार्केट में कि उन्होंने स्टॉक्स क्रिएट करने शुरू किए थे, लेकिन फिलहाल इस हफ्ते देखा गया है कि नीड बेस्ड बाइंग ही हो रही है यहाँ पे कॉटन काउंटर में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक करेक्शन जो है मुझे लग रहा है कि अभी रह सकता है। ओके, रविंद्र जरा बताइए, कच्चे तेल में काफी उठापटक है। आज एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखी है, और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, अच्छी तेजी दिखी है, तो क्या किया जाए यहाँ पे? नेहा, आई थिंक क्रूड थोड़ा सा बॉटमिंग आउट होते हुए लग रहा है, क्योंकि ओपेक के मंथली रिपोर्ट में भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन था ओपेक की तरफ से कि दे विल डू व्हाटएवर दे कैन फॉर बैलेंसिंग द मार्केट। तो आई थिंक अगर प्राइस नीचे आते हैं तो दे आर ऑलरेडी ब्लीडिंग और उनको तकलीफ होगी, तो आई थिंक दे माइट कम आउट विद सम पॉजिटिव स्टेप्स। तो वही होप के ऊपर क्रूड में नीचे के लेवल पर बाइंग हमें दिख रही है, तो आई थिंक ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर 3840 के पर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड रिवर्स एचएनएस पैटर्न, बुलिश पैटर्न है, और वहां से हम 200 से 250 रुपए की तेजी देख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से तो थोड़े से डिप में बाइंग सजेस्टेबल है, लेकिन अगर 3840 के ऊपर जाता है तो आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल फॉर 200 to 250 रुपीज अपसाइड। ओके, तो 100 रुपए के मूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। 3730 के पास एंट्री करेंगे तो 3840 का लेवल, और ये एक अहम स्तर होगा, इससे पार निकलता है तो और तेजी दिखाई देगी। रविंद्र, आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही मेंशन किया था कि आप रुपए में यहां पर और थोड़ी वीकनेस आती देख रहे हैं। 71-70 के करीब $1 की कीमत है। क्या ये खरीद का लेवल है USD INR में, या आप थोड़ा और इसे नीचे जाता देख रहे हैं?
नेहा, आज थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो मेरे हिसाब से एक वो गैप फिल करने आ सकता है। तो आई थिंक 7155 7160 का लेवल एक अच्छा लेवल होगा एंट्री करने के लिए। ऊपर में 72 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है वो 7155 से लेके 72 का होगा। 72 के ऊपर हम इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक टिल द ब्रेकआउट हैपेंस ये रेंज में ट्रेडिंग किया जा सकता है। ओके वंदना, अब एक मेरा सवाल आपसे मसालों पर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा। जीरा आज सुस्ती लेकर खुला और साथ ही धनिया फिर से प्रेशर में है। इन दोनों मसालों में कमाई कैसी हो? मुझे लग रहा है नेहा, यहाँ पे जीरे में थोड़ा सा जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू रह सकता है। 18,000 से 17,801 जो लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट जोन हो सकता है। तो जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। पहला टारगेट उन्हें 18,000 का रखना होगा, दूसरा 17,800 का। और जिस तरीके से स्पाइसेस में एक्सपोर्ट नंबर बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड जो रहेगा कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि कोरिएंडर में मैं बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ, क्योंकि सोइंग का भी कम वो है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रोडक्शन थोड़ा सा कोरिएंडर का कम हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी ने, आपने देखा भी होगा कि 18 में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और बहुत क्विक रिटर्न आया था। तो इससे मैं बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल जीरा में लग रहा है कि एक डाउन साइड मूव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। ओके चलिए, इसी के साथ शुक्रिया मिस्टर रविंद्र राव और वंदना, आपका भी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग के साथ ही हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए, बताने के लिए कि किन कमोडिटीज में किन लेवल्स पर उन्हें कमाई के मौके मिलने वाले हैं। चलिए, कमोडिटी का रैप अप तो हमने आपको दे दिया। अगली मुलाकात आपसे 11:27 पे कमोडिटी राउंड अप में होगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में गाड़ी आगे बढ़ाएंगे और अब इक्विटी मार्केट हमारा अगला पड़ाव है। वीकेंड पे कहाँ है कमाई के मौके, क्या हमारे एक्सपर्ट्स खास आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं, ये कारवां आगे लेकर जाएंगी मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया नेहा। और देखिए, शुरुआती कारोबार में थोड़ा सा लड़खड़ाया जरूर बाजार। इस समय करीब करीब 8 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 10,800 पर नजरें हैं, उसके ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स करीब 52.2 पर, निफ्टी बैंक 42 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। आज हमने आपको पहले ही बताया था कि टेलीकॉम कंपनियों में एक पुल बैक देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल जैसा स्टॉक करीब करीब 3% ऊपर है। कुछ देर पहले वोडाफोन आइडिया में भी एक अच्छा स्पाइक देखा गया था। आईओसी बायबैक आएगा 149 के लेवल पर, 140 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जीएसटी की दरें सीमेंट कंपनियों के लिए घट सकती है। 28% का स्लैब में कुछ रिवीजन आएगा 22 दिसंबर वाली बैठक में, और उसके बाद हमने देखा आज तमाम काउंटर्स में अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई और ऊपरी लेवल पर कुछ मुनाफा वसूली का भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। लुपिन एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, इस समय अपडेट आ रहा है लुपिन पर। मंडीदीप की यूनिट में बैच प्रोडक्शन और कंट्रोल रिकॉर्ड्स में किसी तरह की खामी पाई गई है। ये फिलहाल यूएसएफडीए की जांच में निकल कर आ रहा है। वो स्टॉक देखिए ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ। कंपनी ने रिटर्न प्रोसीजर्स और प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल के लिए किसी तरह का रिटर्न प्रोसीजर नहीं बनाया है, वो तैयार नहीं रखा है, और कंपोनेंट की हैंडलिंग जो हो रही है वो ठीक से नहीं हो रही है और उससे कंटामिनेशन हो रहा है। ये फिलहाल ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए हैं। जो इक्विपमेंट, जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में, वहां पर भी यूएसएफडीए ने खामियां पाई हैं, तो स्टॉक ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ देखिए 1% गवा दिया है इसने। तो यहाँ पर एक नेगेटिव। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि ऑरबिंदो फार्मा का भी यूनिट 4 की इंस्पेक्शन हुई है यूएसएफडीए की ओर से। तो आज का दिन खराब साबित हो रहा है लुपिन और जैसी कंपनियों के लिए। हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव है। सर्वेंद्र, गुड मॉर्निंग। पहले निफ्टी पर एक ट्रेड 10,800 पर वापसी, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। निफ्टी देखिए थोड़ा सा अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को विप्सा जरूर कर रहा है, लेकिन वापस उसके ऊपर ही है। तो ट्रेड आज के लिए रहेगा इंट्राडे। मुझे लगता है कि इंट्राडे में थोड़ा ऊपर आ गया जहां से मैंने ग्राफिक्स बनाए थे, बट मैं लेवल्स थोड़े से बढ़ा लेता हूं। मैंने पहले 845 का टारगेट दिया था स्पॉट में। मैं बोलता हूं कि 850 860 के स्तर निफ्टी ऊपर में छू सकता है, तो यहां से भी लें, या यहां से 10-15 पॉइंट का गिरावट आती है तो वहां पे भी लें। निफ्टी आज के लिए बाय करके चले, ये इंट्राडे कॉल है। और 850 860 का स्तर रहेगा आज के लिए निफ्टी के स्पॉट के लिए, और उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखें 10,769.40 का, और इसको बाय करके चले आज के लिए। 10,845 के टारगेट के लिए आप कह रहे तेजी करनी चाहिए। अच्छा, फटाफट लुपिन जिसका मैं जिक्र कर रही थी और कई सारे नेगेटिव्स यूएसएफडी की जांच में पाए गए हैं, वो स्टॉक लगभग 1% नीचे है 839 पर। बताइए चार्ट क्या इशारा कर रहा है और टूट सकता है क्या?
देखिए फार्मा स्पेस, जैसे भी आपने औरों का भी नाम लिया, या आई थिंक फार्मा स्पेस जिस तरह से उसके सेटअप्स खराब हुए थे पहले और जिस तरह से उसकी पिटाई हुई है 2015-17 में, मुझे लगता है कि अभी भी रिपेयर तो कर नहीं पाया है, और कोई क्लियर ये तो लॉन्ग टर्म बेसिस बन गए हैं ऐसा कहीं दिख तो रहा नहीं है अभी, अगर एक आध स्टॉक्स को छोड़ दें तो ब्रॉडर सेक्टर में, क्योंकि बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स अपने आप में ही लग रहा है कि थोड़ा वीक है और गिरेगा। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि खबरों के चलते आई थिंक जब तक ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों एवरेजेस के नीचे लुपिन ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है अगर प्योर ट्रेडिंग प्ले भी देखें इसमें तो 800-805 का स्तर ये नीचे छुएगा, और जब तक ये 860 के ऊपर टिकता नहीं है तब तक स्टॉक वीक ही है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। इस समय क्या नई शॉर्ट की पोजीशन लेंगे आप, ये नहीं बता रहे हैं सर्वेंद्र? नहीं, ले सकते हैं बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 800 का टारगेट है, 860.60 का एक स्टॉप लॉस रख लें तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40 पॉइंट का टारगेट है। क्लियर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है सेल साइड में, तो बेच के चले, नो प्रॉब्लम। यहां से बेचे, 5-10 पॉइंट ऊपर जाए तो भी बेचें, बट 860.60 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय आती हुई लुपिन पर। वरुण हमारे साथ तैयार है ये बताने के लिए कि स्मॉल कैप शेयरों की तस्वीर आज कैसी दिखाई दे रही है। वरुण, क्या नोटिस किया आपने? देखिए, इंडेक्स तो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 30-35 पॉइंट के आसपास की तेजी है, लेकिन अगर पिछले 3 दिन के मुकाबले अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ी सुस्ती देखने मिल रही है, उस तरह की तेजी आज देखने नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, हरे निशान में है तो शुरुआत करेंगे उन स्टॉक से जहाँ खरीदारी देखी जा रही है। केशोराम इंडस्ट्रीज, डीबी रियल्टी, एपटेक, बॉम्बे डाइंग, ये तमाम वो ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज खरीदारी हो रही है। खासकर बॉम्बे डाइंग और केशोराम में 3.5 से 5% के आसपास की तेजी है। देखिए, वहीं खबर चल रही है कि अब जीएसटी कम हो सकता है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो उस खबर के चलते चल रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो सीमेंट काउंटर्स है। हाइडलबर्ग सीमेंट, गुजरात सिटी सीमेंट जैसे काउंटरों का अगर आप देखें तो 4.5 से 5.5% के आसपास की तेजी देखने मिले, तो ये एक स्पेस है जो आज सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा सेरेमिक्स और होम फर्निशिंग के जो काउंटर्स है वहाँ अच्छी खासी खरीदारी है। निटको टाइल्स, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, मंग टिम्बर जैसे काउंटर में अच्छे खासे गेंस है। देखिए, करीब 7 से 12% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में है। इसके अलावा जो कार्बन की कंपनीज है, खासकर जो फिलिप कार्बन और गोवा कार्बन है, उसमें अगर आप देखें तो आपको अच्छे खासे गेंस वहाँ देखने मिलेंगे। जम के खरीदारी वहाँ हो रही है, 3 से 7-7.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन जिन काउंटर्स में आज दबाव देखा जा रहा है उसमें देखिए प्राइकॉल, MTNL, गायत्री प्रोजेक्ट, फैक्ट जैसे काउंटर है जहाँ गिरावट है। खासकर कल जिन काउंटर्स में तेजी थी, आज कुछ हद तक वहाँ मुनाफा वसूली देखी जा रही है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स जहां पर आज हमने देखा है, कुछ स्टॉक्स ऊपर है तो कुछ में मंदी, नरमी देखने को मिली है। सर्वेंद्र, फटाफट बताइए इस समय आप क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे, आपने क्या शॉर्ट लिस्ट किया है? जहां थोड़ा सा कंडीशंस ओवरसोल्ड हैं और जहां अच्छे वीकली सेटअप्स बनने की उम्मीद है, या पॉजिटिव वीकली क्लोजेस आने की उम्मीद है, और थोड़ा मॉर्निंग में ही वो ट्रेड्स ले रहे हैं। आई थिंक जहां पे करेक्शंस पूरे लग रहे हैं एक शॉर्ट टर्म में, वो है पेट्रोनेट LNG, जहां मुझे लगता है कि ऊपर में 224-225 का स्तर स्टॉक छुएगा। जब तक ये 211 रुपए 40 पैसे के नीचे नहीं जा रहा है, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए इसमें तेजी करके चल सकते हैं। स्पॉट के लेवल्स हैं, ध्यान रखिएगा। और अशोक लेलैंड, आई थिंक जिस तरह से सबका इस पे भरोसा था, बट इसके करेक्शंस काफी डीप हो गए, बट मुझे भी अब लग रहा है कि 100-102 के आसपास इसको अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो अशोक लेलैंड भी नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए बाय करके चले। मेरे हिसाब से लगता है कि ऊपर में 109, और अगर थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो 110 का टारगेट ये ऊपर में छुएगा। इसको बाय करके चलें। 101 रुपए 40 पैसे पे इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1 से 2 दिन का कॉल है। ओके, तो ये फिलहाल इस समय का ट्रेड आपके सामने अशोक लेलैंड 109-110 के टारगेट के लिए आप खरीदेंगे स्टॉक को। लेकिन आज फोकस देखिए सीमेंट कंपनियों में है। दरअसल सीमेंट पर जीएसटी में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। 22 दिसंबर को जीएसटी की काउंसिल की बैठक होने वाली है और 28% के जीएसटी में किसी तरह का रिलीफ मिलेगा। जेके सीमेंट के बिजनेस हेड रजनीश कपूर हमारे साथ है। कपूर साहब, 28% वर्तमान जीएसटी इंडस्ट्री ने एक सुर में कहा था भारी पड़ रहा है। अगर ये 10% से कम हो जाता है, वो कितनी बड़ी रिलीफ रहेगी, फटाफट बताइए। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा सीमेंट सेक्टर के लिए, बिकॉज आज की तारीख में अगर आप देखेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप स्टील को ले लें, पेंट्स को ले लें, बाकी सब को ले लें, सीमेंट इज द ओनली सेक्टर जहां पे कि ये एक हाई जीएसटी रेट है। और क्लबिंग सीमेंट विद प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको और कॉस्मेटिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट एट 28%. I think it's not good for the economy, and it should definitely एक बहुत बड़ा boost मिलेगा इंडस्ट्री को. The cost of cement would also be coming down based of that.
सो कंज्यूमर्स को भी इससे काफी रिलीफ मिलना चाहिए एंड मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छा मूव रहेगा। कितनी कम होगी सर? आपने जो कहा ओवरऑल कॉस्ट कम होती हुई दिखाई देगी, इसको कैसे रैशनलाइज कर पाएंगे? क्योंकि अब तक हमने यही नोटिस किया है, थोड़ी सी डिमांड थी, आप लोग वो प्राइस मार्केट में उतनी नहीं कमांड कर पा रहे थे जितनी होनी चाहिए। या सो देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये स्विच ऑन या स्विच ऑफ काइंड ऑफ थिंग है। हमें ये सारी चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, आज की तारीख में कई सारे जोन्स में, कई सारे एरियाज में देश के सीमेंट का जो प्राइस है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट इंक्रीज ओवर द लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ पेटकोक एंड फ्यूल एंड कोल एंड अदर थिंग्स। बट मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि अगर एक सेक्टर से आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आपकी टैक्स की जो एक ऑब्लिगेशन है वो कम होती है तो डेफिनेटली वो एक बूस्ट मिलता है प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। तो आई वाज टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, थोड़ी समय की कमी है रजनीश जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एक अपडेट देने के लिए। एक बहुत बड़ी रिलीफ रहेगी और 10% वाकई में एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। याद रखिए 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उस बैठक में सीमेंट पर जो जीएसटी है, जो हाईएस्ट स्लैब के अंदर ये कमोडिटी आती है 28%, उसमें रैशनलाइजेशन, उसमें कमी की बात छेड़ी गई है और 18% ये नया टैक्स लागू हो सकता है, यानी कि 10% की कमी की उम्मीद यहां पर इंडस्ट्री कर रही है। तो ये फिलहाल बात हुई सीमेंट कंपनियों की और आज वैसे भी ये स्पेस काफी एक्टिव है, लेकिन रुख करते हैं हमारे दोनों कैप्टन्स की ओर। हेमंत और नीरज लेकर आ रहे हैं अपने नए खिलाड़ी। बिल्कुल, तो नए खिलाड़ी में हमें लगता है हर्षदा यही थीम ही प्ले होगी, क्योंकि इससे बड़ी थीम हो नहीं सकती और ये थीम दरअसल अगले हफ्ते तक चलने वाली है। और हम सुबह से कहते आ रहे हैं स्टॉक 2020 से कि दरअसल सीमेंट कंपनियों को फायदा होगा, प्लाईबोर्ड शेयरों को फायदा होगा, टाइल शेयरों को फायदा होगा और ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, हाउसिंग कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन देखिए, अगर इसके थोड़ा आगे बढ़ें तो हमने कहा सूडो रियल्टी कंपनियों को फायदा होगा और सिनेलाइन को हमने कुछ देर पहले कहा कि ये हेमंत का हिट स्टॉक है, भाग रहा है वो स्टॉक। अगर और सोचें कि इससे किस को फायदा होगा तो आप देखेंगे कि ऐसी कंपनियों को फायदा होगा जो दरअसल स्विचेस के कामकाज में हैं, जो सॉकेट्स बनाती हैं, जो दरअसल घर के इलेक्ट्रिकल के कामकाज में कंपनियां काम करती हैं। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक ये वो स्टॉक है जो हमें लगता है अब भागने के लिए तैयार है। अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जैसा कि इसका नाम आपको बताता है, ये एक एमएनसी कंपनी है, बीएसई एनएसई दोनों में ये लिस्टेड स्टॉक है। और देखिए, ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा क्योंकि सीमेंट की खपत अगर बढ़ेगी, सीमेंट पे अगर जीएसटी घटेगी, सरकार ने जीएसटी घटाने का मन क्यों बनाया है? क्योंकि वो खपत को बढ़ाना चाहती है और खपत तब बढ़ेगी जब सीमेंट के रेट घटेंगे। तो फिर देखिए, इन कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर मानी जाएगी और अच्छी तेजी देखी जाएगी। 75% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, मैं देख रहा था 7% म्यूचुअल फंड ओन करते हैं और दरअसल इंश्योरेंस कंपनियां, न्यू इंडिया इंश्योरेंस यहां पर 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी में ओन करती है। वल्लभ बंसाली परिवार का भी इसमें हिस्सा है, आकाश बंसाली करीब 1.5% हिस्सेदारी इस कंपनी में ओन करते हैं। तो फिर इस तरह के स्टॉक्स हैं जो अब यहां से बढ़िया प्रदर्शन दिखाने शुरू करेंगे, इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है आज के आज भागे, लेकिन ये थीम दरअसल अब प्ले आउट होना शुरू होगी अगले हफ्ते। आज तो सीमेंट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, लेकिन इस तरह के शेयरों पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। इनफैक्ट श्नाइडर इलेक्ट्रिक में कल थोड़ा सा एक्शन आया था, लेकिन आपने सही टाइम पर वो वॉल्यूम देखने के बाद पिकअप किया है इस काउंटर को। 108.70 के लेवल्स, करीब 2% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। इस पर फटाफट सर्वेंद्र एक टेक चेक दे दीजिए, फिर हम नीरज से जानेंगे उनका नया खिलाड़ी। नहीं, स्टॉक बहुत अच्छा है और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं भी अपने पोर्टफोलियो में उसको होल्ड करता हूं। 110-120 के आसपास हमने क्लाइंट्स को भी सब रिकमेंड किया है, काफी 6-12 महीने से इनफैक्ट हम रिकमेंड कर रहे हैं इसको। और ये स्टॉक बहुत बढ़िया एक बेस बना रहा है। थोड़ा सा इसमें एक विप्सो आ गया था, हमें लगा नहीं था कि ये 100-110 के नीचे ज्यादा जाएगा, बट नीचे में एक बार 80-90 करके आया है, बट उसमें वॉल्यूम्स नहीं थे। तो ये प्योरली ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये ध्यान रख के चलें। इसको 12 से 24 महीने मिनिमम होल्ड करना पड़ेगा अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए। और मेरे तो इसमें टारगेट्स खैर बहुत एग्रेसिव है लॉन्ग टर्म के, तो बट अगर 12 से 24 महीने के लिए इसमें टारगेट्स रखने हो मुझे अभी फिलहाल, तो मैं 180 से 190 के टारगेट्स इसके लिए रखूंगा। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बना के देगा और ऊपर में टारगेट्स कहीं ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसे पिक कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी जी।
देखा खिला है। हाँ। ये ऐसी कंपनी है जो फ्रांस की बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, ये लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्रदर्शन दिखा कर देंगे। देखिए मैंने कहा ये आज बहुत अच्छी तेजी शायद ना दिखाए, लेकिन लंबी अवधि में अगर खरीदने हैं तो ये स्टॉक्स बढ़िया हैं। ओके, श्नाइडर इलेक्ट्रिक ये नया खिलाड़ी जो हेमंत की टीम में है और लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे कमाने लायक ये शेयर साबित हो सकता है। नीरज, नया खिलाड़ी? मेरा नया खिलाड़ी ट्रांसमिशन बिजनेस है। आपको याद होगा कल हम खबर बता रहे थे आपको कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और हिताची इंटरेस्टेड है एबीबी में, तो GET&D जो पहले एल्स्टॉम थी उसको हमने चुना है क्योंकि पावर सेक्टर पे अब सरकार का बहुत फोकस बढ़ने वाला है। इसीलिए हमें लगता है GET&D में एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ आता हुआ दिखेगा। रीज़न ये है कि जिस तरीके से एबीबी में बड़ा मोमेंटम आया, उसके बाद खबर यह आई कि हिताची उसके पूरे ट्रांसमिशन बिजनेस को खरीदेगी और करीब $7 बिलियन का उसका वैल्यूएशन निकल रहा है। तो जो दूसरे स्टॉक इस सेक्टर थे उसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और अब लगातार हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं और सरकार ऐसे तमाम वो कदम उठा रही जिससे लोक लुभावन नीतियों को फ़ायदा मिले और उसमें काम हो। तो इसीलिए देखिए सीमेंट वाली खबर भी सुबह इसी संदर्भ में देखी जा रही है और पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म उनको करने हैं उसका फोकस भी होगा। तो GET&D जो एक बढ़िया प्लेयर है, लीडर है इस सेगमेंट में, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, 2400 kV तक के 1200 kV तक के ये ट्रांसमिशन सेगमेंट बनाते हैं, तो उससे इनको बड़ा फ़ायदा होगा और हमें लगता है कि इस स्टॉक को भी रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से भी आपको बढ़िया ट्रेंड मिल सकता है और इसको होल्ड करना है उसके लिए भी बेहतरीन होगा। तो GET&D में खरीदारी की सलाह। 4% भाग गया है वो काउंटर 271.60 के लेवल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये नीरज का नया खिलाड़ी। और श्नाइडर इलेक्ट्रिक देखिए जो हेमंत लेकर आए हैं वहां पर भी लगभग 2% की बढ़त देखने को मिली। दोनों ही काउंटर्स इस समय एक्टिव होते हैं।